नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। डेली क्राइम स्टोरी में आप सबका स्वागत है। कैसी एक मासूम सी लड़की वाली लड़की ने अपनी माँ का बेरहमी से कत्ल कर दिया, उसका खून कर दिया। तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया? तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है इज़ाबेला गुज़मान की, जो कि एक 18 साल की लड़की है। वो अमेरिका के कोलोराडो में रहती है। अरोरा करके एक जगह है। उसकी माँ का नाम है यून ही योंग और उसके एक स्टेप फादर है जिनका नाम है रेने। इज़ा बहुत ही दिखने में खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती ऐसी है कि वो टिकटॉक पे भी वीडियो बनाती थी और इसकी एक हंसी पे लाखों उसके दीवाने थे। लेकिन वो बचपन से ही इंडिपेंडेंट थी। मीन्स वो हमेशा अपनी माँ या अपने जो स्टेप फादर है इनसे झगड़ा करती रहती थी, किसी भी चीज़ के लिए जिद किया करती थी। और जब उसकी जिद पूरी नहीं हो जाती थी तब वो झगड़े पे उतर आती थी और मारपीट चालू कर देनी थी। ईज़ा स्टडी में भी एक एवरेज स्टूडेंट रहती थी। उसने कैसे वैसे करके अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। हालांकि वो कभी अपने पढ़ाई या स्कूल दिनों में फेल नहीं हुई। एक दिन उसकी और उसकी माँ को प्लेट को लेकर एक झगड़ा होता है, जहाँ पे उसकी माँ उसको बताती है कि तुम अपनी प्लेट्स खुद धोया करो। लेकिन ईज़ा उसके बीच उसकी माँ को इतना पीटती है, इतना मारती है कि शायद वो मरने की ही बाकी थी। और इतना मारपीट होने के बाद भी ईज़ा 3 दिन तक गायब हो जाती है और वो उस 3 दिनों में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है। जाते ही कहानी कुछ पीछे की तरफ, जब ईज़ा छोटी सी बच्ची थी। ईज़ा जब 6 साल की थी तब उसकी जो माँ है और उसके जो पिता है रिचर्ड, जो कि बायोलॉजिकल पिता थे, मीन्स उसके जो पापा थे, उनके बीच डिवोर्स हो जाता है और ईज़ा की जो पूरी जिम्मेदारी है वो उसकी माँ के ऊपर आ जाती है। माँ से बड़े माँ के पास वो रहना चालू कर दी, लेकिन वो माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। 1 साल बाद जब वो 7 साल की हो जाती है तब उसकी माँ उसको, जो उसके पापा है बायोलॉजिकल पापा, उनके पास उसको रहने के लिए छोड़ देती है। पापा के साथ तो ईज़ा बहुत अच्छे से रहती है और अच्छे से बर्तन रहना, खाना, पापा के साथ बात करना, उसकी सभी चीज़ें पापा के साथ बहुत अच्छी से रहती है। लेकिन जब भी वो माँ से मिलती थी या माँ के पास रहने आती थी, वो हमेशा झगड़ा करती थी, गुस्से में रहती थी, माँ को मारने की कोशिश किया करती थी। पिता को लगता था कि अब उनकी बेटी अच्छी बिहेव कर रही है, जैसे कि माँ उनसे कंपेयर करती थी, लेकिन ईज़ा तो बहुत अच्छे से रह रही है। तो पापा को लगता है कि शायद माँ झूठ बोल रही है। माँ, इसलिए वो जैसे ही ईज़ा अच्छे रहने लगती है, उसके जो रीज़ा को उसके माँ के पास रहने के लिए छोड़ देते हैं। वो इसलिए छोड़ते हैं कि वहाँ से रीज़ा का स्कूल बहुत नज़दीक था। माँ से पापा से इतनी मोहब्बत और माँ से इतनी नफ़रत करती थी कि बता नहीं सकते। उसके माँ और पिता दोनों एक आर्टिस्ट थे, वो एक ही जगह पे काम करते थे। इसलिए ईसा को ये सोचना था कि अगर तुम दोनों के साथ डिवोर्स हुआ है, तुम दोनों एक-दूसरे से अलग हो चुके हो, तो तुम दोनों एक-दूसरे के साथ काम क्यों करते हो? तुम दोनों अलग-अलग क्यों काम नहीं करते? इसके अलावा ईसा को जो उसकी माँ है, उसकी भी गरीबी की बड़ी चिढ़ रहती थी, क्योंकि उसकी माँ गरीब थी। वो ऐसी थी कि उसकी जो ख्वाहिश थी, वो पूरी नहीं कर पा रही थी। वो अपने जॉब के अलावा एक कहीं रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी और 12 घंटा दिन में ड्यूटी करती थी। ईज़ा का एक बॉयफ्रेंड भी था। माँ की गरीबी की वजह से उसको बाहर घूमना, एक्सपेंसिव प्लेसेस पे जाना या पार्टियाँ करना, ये सब नहीं हो पाता था या उसको पैसे कम मिलते थे। ईज़ा अब उस लेवल पे पहुँच चुकी थी कि वो सिर्फ़ माँ को मारना ही बाकी थी और मतलब वो जान से भी माँ से मार सकती थी। वो हाई स्कूल कंप्लीट होने के बाद जब उसका हाई स्कूल चालू था, तब वो जो उसकी पढ़ाई फाइनल ईयर के एग्ज़ाम आते, उससे वो 2 महीने स्कूल से गायब थी। ये बात उसके प्रिंसिपल ने उसको माँ को बताई और जब उसकी माँ ने जब चेक किया, तो माँ को पता चला कि ईज़ा की अटेंडेंस भी घर में स्कूल में कम है, ईज़ा स्कूल जाती ही नहीं थी। वो जितना भी स्कूल का टाइम था, उसको टाइम में वो बाहर ही घूमा करती थी, यानी वो अपने टाइम का पूरी तरह से मिसयूज़ किया करती थी। एक बार क्या हुआ, उसकी माँ अचानक से घर आती है, तब वो देखती है कि जब दरवाजे से वो अंदर जाते हैं तब एक लड़का एक बिना शर्ट का उसके पीछे से भाग रहा था, जो कि उससे घर के खिड़की से निकला था और वो ईज़ा का बॉयफ्रेंड था। माँ इसके बारे में ईज़ा से बात करने की कोशिश करती है, तब ईज़ा झगड़ा चालू कर देती है और इस बार माँ को फिर से मारना चालू कर देती है। माँ को लगा कि शायद ईज़ा को अपने पिता को कमी महसूस होती रहेगी, इसलिए माँ ने अपनी दूसरी शादी कर ली, जिनका नाम था रैन से। रैन से शादी करने के बाद ईज़ा को ये बात और भी बुरी लगी। उसको लगा कि अपनी माँ ने तो अब उसके पुराने पिता जो बायोलॉजिकल पिता थे रिचर्ड, उनसे तो पूरा रिश्ता नाता तोड़ दिया है। तो ईज़ा उस माँ से इतनी नफ़रत करती थी कि वो माँ पे अब थूकना चालू कर दी। जब लेट नाइट पार्टी के बाद ईज़ा घर आती थी, तब वो उसके माँ के कमरे में बस इसीलिए जाती थी कि शायद वो उसके ऊपर थूक सके। एक दिन फिर से जब किचन में माँ और बेटी काम कर रहे थे,
तो दोनों में फिर से इस बार झगड़ा हुआ, और इस बार झगड़ा इतना हुआ कि ईज़ा ने पूरे किचन के बर्तन उठा के माँ के ऊपर फेंकने चालू कर दिए। इससे माँ पूरी तरह से परेशान हो गई, और उसने ये बात उसके जो पुराने पिता थे, जो रिचर्ड, उनसे की। इस बार रिचर्ड, माँ और उसके जो नए फादर थे, रेने, तीनों ने बैठ के एक फैसला किया कि इस बार हम लोग ईज़ा से अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से उसको समझाएंगे। हुआ भी ऐसा, तीनों एक साथ मिलते हैं, ईज़ा को समझाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारी माँ कितनी केयरिंग है, कितनी स्वीट है, वो तुम्हारे लिए क्या क्या कर रही है, कैसे जॉब करके अपने घर चला रही है, कैसे मैनेज कर रही है। तुम प्लीज उसको समझो, तुम्हारा जो बिहेवियर है वो निगेटिव है। लेकिन इस बार रीचा ईजा एक्टिंग करती है, और माँ सबको सामने एक्सेप्ट करती है कि वो अभी से अच्छे से रहेगी या अच्छे से बिहेव करेगी, और अपने जो पापा रहते हैं उनको प्रॉमिस करती है। उसके पापा उससे हाथ मिलाते, उसको गले मिलते और वहां से चले जाते। लेकिन ये तो ईजा की सिर्फ एक्टिंग थी। एक रात जब उसकी माँ अपने जो हस्बैंड है रेने, उनको कहती है कि मैं ऊपर के कमरे में नहाने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आके हम लोग सो जाएंगे। उसकी माँ जैसे ही ऊपर चली जाती है, वो जिस बाथरूम में जाते हैं उस बाथरूम से जोर जोर से चीखने की आवाज आती है। ये चीख आवाज की आने की वजह से जो रहने रहते हैं ऊपर भागते भागते हुए अपने बाथरूम की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है, और उनकी जो पत्नी है यूनवी, वो जोर जोर से चिल्ला रही है। जैसे जिसने उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, दरवाजा तो नहीं टूटा, वो तुरंत नीचे आए और उन्होंने उसी टाइम पे पुलिस को फोन लगाया। जब उन्होंने पुलिस को फोन लगाया, थोड़ी देर के बाद वो फिर से ऊपर चले गए। तब अब बाथरूम से आवाज कम आ रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी के आखिरी शब्द सुने, तब वो समझ गए कि अब बस इसकी जान ही बाकी जाने की रह गई है। धीरे धीरे वो दबे पाँव अपने ऊपर के रूम से नीचे हॉल में आ गए। थोड़ी देर के बाद बाथरूम का दरवाजा खुला, तब उन्होंने देखा कि ईजा के जो कपड़े हैं, वो पूरी तरह से खंड में लथपथ है, और उसके हाथ में एक चाकू है। ईजा बड़ी गुस्से से रेने की तरफ देख रही थी। इसके बाद रेन तो पूरी तरह से डर गया, और ईजा तुरंत वहां से भाग गई। पुलिस आती है, मामला एकदम क्लियर था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है और ईजा को ढूंढना चालू कर देती है। उनको ईजा नहीं मिलती है। तभी उनको कहीं से एक कॉल आ जाता है कि एक लाश जो एक कार में पड़ी हुई है। शायद देखने वाले को ऐसा लगा रहेगा कि शायद ये किसी की लाश हो, वो थी ईजा, जिसके कपड़े पूरे से खून में लथपथ है, उसके हाथ में चाकू था। पुलिस ईजा को हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ चालू कर दे। ईजा भी बड़ा कोऑपरेट करती है। बाद में पुलिस को पता चलता है, उसको साइक्ट्रिस्ट के पास लेके जाने के बाद, कि ईजा को एक बीमारी है, मिक्सोफेनिया। ईजा ने अपनी माँ को इस बीमारी के चलते 79 बार चाकू मारा था। उसमें से 31 बार उसने अपने माँ के मुंह पे मारा था, और कुछ 48 बार उसने माँ के गले पे और चेस्ट पे चाकू मारा था। अब शायद ईजा सेक्टर के पास रहेगी, या वही वहां से छूटेगी या नहीं छूटेगी। लेकिन एक मासूम सी लड़की ने किस तरह से अपनी माँ को पूरी तरह से बेरहमी से मार डाला। यही आज की कहानी में था। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ शाम को 7:30 को। तब तक के लिए धन्यवाद।